फ्रेंड्स, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने सेकंड लेक्चर में। सॉल्यूशन चैप्टर का अपना सेकंड लेक्चर है या डे 2 बोलिए, अगर आप डे वाइज पढ़ते हैं तो सेकंड डे अपना इस चैप्टर का, ठीक है। तो अपने फर्स्ट डे में अपन ने कुछ इंट्रोडक्शन देखा था कि अपन को इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, और अपन ने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन टर्म्स को ब्रीफ किया था, ठीक है। तो मैंने कहा था आपको आने वाले वीडियो लेक्चर में और भी कंसंट्रेशन टर्म्स में सिखाने वाला हूँ। तो आज की जो पहली कंसंट्रेशन टर्म्स है, आज की पहली है पर टॉपिक की 4th नंबर की है, उसका नाम है मोल फ्रैक्शन। अब देखो मोल फ्रैक्शन का मीनिंग क्या है ना। फ्रैक्शन वर्ड यहाँ पे आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे अपन परसेंटेज की फॉर्म में ही बात करेंगे। तो पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ मोल फ्रैक्शन का, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, या अगर मैं बात करूँ सॉल्यूट के हिसाब से तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो ये आपका हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। फॉर्मूला समझ में आया ना आए, अभी अपन जब एग्जाम्पल करेंगे तब आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, देखा जाए तो ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स ही है आपके, है ना। जो नीचे लिखा हुआ है ये क्या है, आपके टोटल नंबर ऑफ मोल्स है ना। अब देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स मैंने यहाँ पे क्यों लिया है ना। इसको मैं चाहूँ तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिख देता, पर उसमें गलती हो जाती है, इसलिए अपन इसको सेपरेट करके लिखा है। तो अगर सपोज मोल्स ऑफ सॉल्यूट को आप n ऑफ a मानते हैं और सॉल्वेंट को b मानते हैं, तो ये Na/Na प्लस NB हो जाएगा। तो इसको मैं बोलूँगा x ऑफ a, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। a मैंने लिया है सॉल्यूट के लिए, b मैंने नोटेशन यूज़ करा है सॉल्वेंट के लिए, तो x ऑफ a हो जाएगा n ऑफ a अपन n ऑफ a प्लस n ऑफ b। सपोज इसी तरह से अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालूँ तो वो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट n ऑफ b डिवाइड बाय n ऑफ a प्लस n ऑफ b। देखो ये टर्म बहुत काम की है, जिसका मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है उसको आपको ऊपर लिखना है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो आपके सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, चाहे वो सॉल्वेंट के हो या सॉल्यूट के हो, ठीक है। तो ये आपका एक्स हो गया, ये आपका एक्स भी हो गया। तो ये चीज़ आप नोट डाउन करिए, दोनों फॉर्मूले नोट डाउन करिए। अब यहाँ पे एक और आपका काम का रिलेशन आता है, अगर मैं यहाँ पे एक्स ए प्लस एक्स बी को ऐड करूँ, ठीक है, इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ बी डिवाइड बाय एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। तो ये हो जाएगा आपका एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अभी पूरी चीज़ दोनों बराबर आ गई तो आ गया 1, यानी कि आपका एक्स ए प्लस एक्स बी का सम हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। अगर आपको क्वेश्चन में दोनों का मोल फ्रैक्शन पूछा है, सॉल्यूट का भी सॉल्वेंट का, तो आप एक को फाइंड कर लीजिए और उसको 1 में से माइनस कर लीजिए, तो आपका दूसरे का मोल फ्रैक्शन भी आ जाएगा। अगर आपको इसको परसेंटेज में निकालना है तो एक्स ए प्लस एक्स बी आपका हो जाएगा 100%। क्या हो जाएगा, एक्स ए प्लस एक्स बी क्या हो जाएगा आपका 100% हो जाएगा। तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो परसेंटेज में भी इजीली आ सकता है। अदरवाइज आप इसको सिंपल डेसिमल फॉर्म में भी निकाल सकते हो। काफ़ी सिंपल सा टॉपिक था, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग अगर आप चाहो तो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल गिवन है, आप उसको देखिए। एग्जाम्पल आपका नंबर में आपको बताऊँ, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल होगा ये 2.1, है ना। आप मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करा रहा, एक बार खुद ट्राई करिए। बस आपको पहले मोल निकालना है, फिर उसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल का फॉर्मूला आपको याद होगा, गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब ये सब चीज़ मैं यहाँ नहीं करा रहा, क्योंकि ये सब चीज़ अपन क्लास 11 में सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर में 1 में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अपन को वो टाइम यहाँ पे ख़राब नहीं करना। तो ये आप वहाँ से रिवाइज करिए। आपको हेल्प चाहिए तो मैं आपको वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज ये थ्योरी आप रिवाइज करिए और एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करिए। हाँ, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होंगे ना अनसॉल्व, अपन फिर ट्राई कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो था आपका मोल फ्रैक्शन। अब अगला आपका जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है, देखो मोलरिटी क्या होता है, नाम में क्या आ रहा है मोलरिटी, मोल और वॉल्यूम, क्या आएगा यहाँ पे मोलरिटी आएगी। तो पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर इसको बताऊँगा इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है ना। तो मोलरिटी को अब अपन जनरली कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर,
ठीक है, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि एन ऑफ ए डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि वी। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा मोलरिटी का? मोल पर लीटर इज द यूनिट ऑफ मोलरिटी। ये इसका यूनिट हो जाएगा किसका? मोलरिटी का यूनिट है मोल पर लीटर। ठीक है, आप लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन करे होंगे, पहले भी मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ मोलरिटी अगर आपने सॉल्यूट की निकाली तो सॉल्यूट के मोल्स लेंगे, अगर आप मोलरिटी सॉल्वेंट की निकालोगे तो सॉल्वेंट के मोल्स लोगे। ठीक है, अब देखो सपोज मैं आपको बताऊँ यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हुआ। सपोज आपके यहाँ पे बीकर है, इस पर लिखा हुआ है 1 mNaOH। ठीक है, और एक बीकर है, इस पर लिखा हुआ है 0.5 mNaOH। ठीक है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, एक पे लिखा है 1 mNaOH, एक पे लिखा है 0.5 mNaOH। अब यानी इससे क्या पता लगता है, अगर मैं इसका 1 लीटर सॉल्यूशन लेता हूँ तो मुझे 1 मोल NaOH का मिलने वाला है। अगर मैं इसका 100 ml सॉल्यूशन लेता हूँ तो मुझे इसका 0.1 मोल क्या मिलेगा? NaOH का मिलेगा। 1 लीटर के लिए पता लग गया तो अपन कितने भी ml के लिए NaOH का अमाउंट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि 1 लीटर में 1 मोल है तो 100 ml में 0.1 होगा। ये रिलेशन आपको करना होगा। 1 लीटर में 1000 ml में 1 मोल है तो 100 ml में 0.1 मोल होगा, है ना। तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो, है ना। तो अब अगर मोल पता लग गया तो मोलर मास मुझे पता है NaOH का कितना होता है, तो मैं वहाँ पे वेट ऑफ NaOH भी फाइंड कर सकता हूँ। मोल पता है, मोलर मास पता है, तो वेट ऑफ NaOH भी फाइंड कर सकता हूँ। ये सब चीज़ें अपन ने करी है पहले ना। अगर सपोज ये क्वेश्चन है अपना 0.5 तो 0.5 m दे रखा है, नहीं 0.5 m मोल पर लीटर है, यानी कि अगर मैं इसका 1 लीटर लेता हूँ सॉल्यूशन का तो मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा? 0.5 मोल मिलेगा। किसका? NaOH का 0.5 मोल मिलेगा। अब देखो यानी कि जितना यहाँ मोल मिल रहा था उसका हाफ मोल यहाँ मिल रहा है, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन जस्ट इसकी हाफ है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि मोलरिटी का मीनिंग अपना क्या है। एसिड और बेस वाले चैप्टर में आपका केमिकल इक्विलिब्रियम वगैरह में पीएच वगैरह निकालने में तो काफ़ी काम आता है आपका मोलरिटी। ठीक है, तो ये तो था आपका कंसेप्ट मोलरिटी का। मैं वही बोलूँगा, क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में एग्जाम्पल गिवन है 2.2, आप वहाँ से इसमें क्वेश्चन देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अपन ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ। ठीक है, मैं इंटेस्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व करवा दूंगा। तो ये तो थी आपकी टर्म मोलरिटी। 6 टर्म थे आपकी मोलरिटी, ये भी मोलरिटी की मिलती जुलती है, बस यहाँ थोड़ा सा चेंज आएगा। इसको अपन डिनोट करेंगे स्मॉल m से। इसका फॉर्मूला होगा मोल्स, सॉरी नोल्स नहीं मोल्स, इसका फार्मूला होगा आपका मोल्स। देखो बच्चों काफ़ी सिंपल चैप्टर है, बस रिवाइज करते चलिएगा, अच्छे से पढ़ते चलिएगा, सब हो जाएगा। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पे आता है सॉल्वेंट का वेट, किसमें? केजी के अंदर। तो यहाँ पे मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोल पर केजी। देखो ये पता लगे, मैं फिजिकली आपके सामने नहीं हूँ, अपन अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, टाइम ऐसा चल रहा है इसलिए मजबूरी पढ़ना। जब भी अपन फिजिकली मिलेंगे, है ना, होपफुली जब भी अपनी क्लास शुरू होगी, अपन जब भी मिलेंगे तो ये सब चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से दोबारा क्लियर कर दूंगा एज ए रिविजन में। तो पैनिक नहीं लेना, बस जितना समझ में आ रहा है उतना पढ़ते चलिए। डाउट आता है तो पूछिए, मेरा फ़ोन नंबर आपके पास होगा, नहीं होगा तो मैं इसको मेंशन कर दूंगा, आप मुझे कॉल करके भी जो भी आपके डाउट है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ पे वॉल्यूम नहीं लेना, यहाँ पे सॉल्वेंट का वेट लेना है केजी में, तो इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर केजी। अब देखो इसको अगर मैं एक्सप्रेस करूँ और तरीके से तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि बी इन केजी में, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो उसी तरह से मैं मोलरिटी के फॉर्मूले को भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ, कैसे? वेट ऑफ, ये तो था मोलरिटी का, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मैं इन फॉर्मूले को इस तरह से लिख सकता हूँ। ये वाली टर्म आपकी क्या है? मोल है। ठीक है, क्वेश्चन मैं वही बोलूँगा आप लोगों से, क्वेश्चन आप करिए, आपके बुक में एनसीईआरटी में अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है उनको ट्राई करिए ना। मैं यहाँ नहीं करा रहा क्योंकि 11th में मैंने काफ़ी कुछ करा है इसके रिगार्डिंग, है ना। तो ये टर्म भी आपका हो गया मोलेलिटी का। बस आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट लेना है यहाँ पे। सॉल्वेंट का वेट मतलब सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस करोगे तो सॉल्वेंट का वेट आएगा। ठीक है, अब आपका एक और टर्म है पीपीएम। ये टर्म पहले आना चाहिए था पर मैंने बाद में लिया इसको। पीपीएम फुल फॉर्म होता है इसका पार्ट पर मिलियन।
तुम लोगों ने सुना है कि किसी ने कि दिल्ली का पोल्यूशन 400 ppm 400 ppm हो गया, इतना कभी 650 ppm पोल्यूशन आ रहा है सर्दियों में बहुत ज़्यादा, कभी 250 ppm आ रहा है, हवा अच्छी है ना। तो ppm मतलब क्या, अगर सपोज में 1 लाख ppm मतलब मिलियन आ रहा है ना, पार्ट पर मिलियन, मिलियन मतलब 10 लाख। अगर मैं 10 लाख पार्टिकल्स लूँ वायर के, उसमें से 500 पार्टिकल पोल्यूशन के है जो पोल्यूटेंट है, तो मैं बोलूँगा 500 ppm मेरा क्या है, पोल्यूशन है। अब जनरली ये टर्म सॉल्यूशन में क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये टर्म तब यूज़ करेंगे जब आपका सॉल्यूट काफ़ी लेस अमाउंट में है, तो मोल की जगह पर वहाँ पे ppm डिनोटेशन ज़्यादा अपने लिए सिंप्लीफाई रहेगा ना। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पे इसका अगर फार्मूला लिखना हो तो आप बताओ उसका फार्मूला कैसे अपन लिखेंगे, पार्ट पर मिलियन, तो आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट है ना, इसका फार्मूला आएगा नंबर ऑफ पार्ट्स, कितने पार्ट्स हैं वहाँ पे, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट। अब सॉल्यूट होगा तो सॉल्यूट लिख देंगे, अदरवाइज कंपोनेंट लिख देंगे, ठीक है। डिवाइड बाय इसमें क्या लिखोगे आप, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट है ना। अब इस पूरे टर्म को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 10 टू पावर 6 से। किसने मल्टीप्लाई करना है, 10 टू पावर 6 से आपको इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करना है। सपोज आपके यहाँ पे x नंबर ऑफ आपके पार्ट्स है कंपोनेंट के, और टोटल आपके x आपके टोटल पार्ट्स है सॉल्यूशन के, और यहाँ पे 10 टू पावर 6 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ppm आ जाएगा। सपोज मैंने बोला 400 ppm ऑफ एयर पोल्यूशन, इसका मीनिंग क्या होगा कि 10 लाख पार्टिकल्स ऑफ एयर में 400 पार्टिकल आपके किसके हैं, उसके पॉल्यूटेंट के हैं, है ना। इसी तरह से अगर आप सपोज आपको यहाँ पे मैंने बोला कि आपके पास 10 टू पावर 2 ppm शुगर के पार्टिकल्स है सॉल्यूशन में, यानी कि 10 लाख पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होंगे, उसमें से 100 पार्टिकल्स आपके किसके, शुगर के हैं ना। तो ये टर्म आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो, ppm वगैरह ना, काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा यूज़ नहीं आता ppm का, पर फिर भी नॉलेज के लिए अपन को यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ ताकि आपका रिविज़न अच्छे से हो जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन को, कैलकुलेट मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ KI मतलब पोटेशियम आयोडाइड इफ द डेंसिटी ऑफ 20% एम्बाम एक्वस KI इज 1.202 ग्राम पर ml, ठीक है। अब आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको KI का सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है, ये KI का सॉल्यूशन है, उसका जो मास बाय मास परसेंटेज, ये कंसंट्रेशन टर्म का पार्ट है ना, उसकी वैल्यू है 20%, और इस सॉल्यूशन की डेंसिटी आपको दे रखी है 1.202 ग्राम पर ml, ठीक है। आपको ये डेटा यहाँ पे गिवन है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करनी है कि इसमें मोलरिटी कितनी होगी, मोल फ्रैक्शन कितना होगा। तो आइए करते हैं, कैसे करना है। पहले तो देखो आपको गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा आपको m/m का परसेंटेज है, वो है 20%, यानी कि अगर मैं इस सॉल्यूशन को 100 ग्राम मान लूँ, इस सॉल्यूशन को मैं 100 ग्राम मान लूँ, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या आता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, मास सॉल्यूट है यहाँ पे KI, तो ये हो जाएगा मास ऑफ KI डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसके लिए आपको 20 दे रखी है, यानी कि अगर मैं सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम मान लूँ तो यहाँ पे मास ऑफ K कितना होगा, सपोज ये 20% है, इसको मुझे मास ऑफ KI निकालना है, मास ऑफ KI, सॉल्यूशन का मास मैंने अज्यूम करा 100 ग्राम, ठीक है। तो मैं लिख लूँगा लेट मास ऑफ सॉल्यूशन बी 100 ग्राम, ठीक है, इनटू 100। तो ये 100 से 100 कटा, तो आपका मास ऑफ KI कितना आ गया, 20 ग्राम आपका KI का मास आ गया, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब देखो आपको पता है यहाँ पे अगर 20 ग्राम KI है तो आपका जो मास ऑफ सॉल्वेंट है, यानी कि जो वाटर है उसमें, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है, बाकी का क्या होगा, वाटर होगा, तो वो कितना होगा 100 माइनस 20 दैट इज़ 80 ग्राम आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाटर हो जाएगा। यानी कि मुझे दो डेटा मिल गया, एक तो मिल गया मुझे सॉल्वेंट, उसको मैं बोल दूंगा A, और एक मिल गया मुझे सॉल्यूट जिसको मैंने बोला A, और एक मुझे मिला सॉल्वेंट, उसको बोलूँगा B, ठीक है। इतना डेटा मुझे यहाँ पे क्लियर हो गया। अब मेरा फर्स्ट पार्ट क्या है, मोलरिटी का। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट N ऑफ A डिवाइड बाय
वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है, NOFA डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मास कितना है 20 ग्राम, उसका मोलर मास कितना होगा KI का मास होता है, इसका होगा 39 प्लस 127, तो अराउंड ये 166 के अराउंड आएगा, ठीक है, कैलकुलेट कर लो। हाँ सही है, 166 आएगा। तो मोल्स ऑफ ए निकालने के लिए वेट ऑफ KI 20 डिवाइड बाय इसका मोलर मास 166, या आपका आ गया एन ऑफ ए। वेट ऑफ बी, सॉल्वेंट का वेट कितना है 80, तो 80 को मैं केजी में करूँगा तो 1000 से मैं इसको डिवाइड कर लूँगा, ठीक है। ये आपका क्या आ गया वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब जब आप इसको किसकी कैलकुलेशन करोगे ये तो आसानी से कैंसिल हो जाएगा। ये अराउंड आएगा आपका 0.08, ये भी 0.008, तो ये आपका अराउंड 1.506 आएगा। कितना आएगा 1.506। तो ये तो कैलकुलेशन हो गई आपकी किसकी, मोलेलिटी की, है ना। आई होप आपको समझ में आ रही होगी, काफ़ी सिंपल सा पार्ट है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या यहाँ पे की आई, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट है आपका वाटर, उसका मास है आपका 80 ग्राम, तो आपने यहाँ पे मोलेलिटी निकाली। नोट डाउन करिए, मैं इसको रब करने वाला हूँ, ठीक है। अगला पार्ट क्या है आपका, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो आप, है ना। अगला पार्ट आपका क्या है, मोल फ्रैक्शन। मैं मोल फ्रैक्शन को पहले निकाल लेता हूँ, मोलेलिटी को बाद में निकालूंगा, है ना। मोल फ्रैक्शन KI का, तो एक्स ऑफ ए क्या फॉर्मूला था, एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। अभी आपने मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाला, कितना था मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसका वेट था 20 डिवाइड बाय 166, ठीक है। तो यहाँ भी 20 डिवाइड बाय 166 हो जाएगा, प्लस मोल्स ऑफ वाटर। अब मोल्स ऑफ वाटर आप कैसे निकालोगे, मोल्स ऑफ वाटर का मास कितना है 80, ठीक है, और वाटर का मोलर मास कितना होता है 18, तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन आप ट्राई करिए और बताइए क्या आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। ये जब 80/18 करोगे तो आपको 4.44 मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा 4.44, और ये आपको मिलेगा 0.12, तो ये आपको हो जाएगा 0.12 प्लस 4.44, तो ये अराउंड आपकी जो टोटल कैलकुलेशन आएगी 0.2 के अराउंड आएगी, 0.2 नहीं 0.02 आएगी शायद, है ना। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 0.026। ये आपका आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ KI। अगर आपको निकालना होता मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर तो 1 में से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। सिंपल सी कैलकुलेशन है। अब आपका जो लास्ट पार्ट है वो पार्ट मैं करा देता हूँ, वो है आपका मोलेरिटी का। अब मोलेरिटी के फॉर्मूले में क्या प्रॉब्लम है, मोलेरिटी के फॉर्मूले में आपका होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब आपको कहीं भी यहाँ पे वॉल्यूम नहीं गिवन है, यहाँ हमेशा मास गिवन है, पर आपको यहाँ डेंसिटी गिवन है। क्या गिवन है आपको, डेंसिटी गिवन है, तो मैं डेंसिटी से वॉल्यूम को फाइंड करूँगा। अब देखो कैसे फाइंड करूँगा मैं, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगी, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब आपको याद है मैंने अज्यूम करा था मास ऑफ सॉल्यूशन कितना लिया था मैंने 100 ग्राम, वॉल्यूम को मैं मान लेता हूँ V, ठीक है। और डेंसिटी वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 1.202 ग्राम पर ml, ठीक है। डेंसिटी वैल्यू कितनी आएगी आपकी ग्राम पर ml। अगर आप यहाँ से देखो तो मेरी जो V की वैल्यू है, V की वैल्यू कितनी आएगी 100 डिवाइड बाय 1.202, तो यहाँ पे मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा ग्राम में। आप इसको एक बार खुद कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है, तो ये आपको अराउंड देखिएगा 100 में से 1.2 डिवाइड करेंगे तो आपको ये 83 का अराउंड मिलेगा। कितना 83 ml मिलेगा, क्या मिलेगा 83 ml, ये मिलेगा आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको यहाँ से मोलेरिटी निकालनी है, तो आपको ने एन ऑलरेडी निकाला हुआ है, दैट इज 20 डिवाइड बाय 166, आपको वॉल्यूम मिला 83, लीटर में करने के लिए 1000 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, तो ये कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगी, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा आपको 1.45 m, ठीक है। तो तीनों पार्ट मैंने सॉल्व करा दिए, थोड़ा सा मैं फास्ट गया था, समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिकैप करिएगा, इजीली हो जाएगा। मैंने वही बोला कि काफ़ी सारे कंसेप्ट आपके 11th क्लास के ना, तो ये आपका टेस्ट का 2.5 क्वेश्चन था। इसके पहले क्वेश्चन आप खुद ट्राई करिए, आपको वो भी समझ में आ जाएंगे। खुद सॉल्व करने से ही चैप्टर क्लियर होगा। मैं चाहे 10 क्वेश्चन करा दूँ, पर आप खुद से क्वेश्चन भी कर लोगे ना, वो ज़्यादा मैटर करेगा। मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट बता सकता हूँ, प्रैक्टिस सबको खुद को ही करनी है, तो प्रैक्टिस करिए। मिलते अपन अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक और कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ।